हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रिक्शन का, वो है लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें सीखेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह से हमारे लिए एक वरदान है और किस तरह से हमें कई जगहों पे दिक्कत भी डालना पड़ता है। फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी लॉस भी होते हैं हमें। फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं अपने कामों को करने में, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंपल एक्सप्लेनेशन से चालू होने वाला है। इससे पहले हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में जाना, जो कि लेक्चर नंबर 1 में है। प्लीज़ आप उसे देखें, तभी आप आगे समझ पाइएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। We now observe that for a given pair of surface, static friction is a little more than sliding friction. Once motion gets started, the friction becomes slightly less than the maximum or limiting value of the force of static friction. This can be understood as follows. तो जैसा कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जाना था, ये क्या होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक हमारे उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट से मोशन में ना आ जाए, और जब वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आ जाएगा तब वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत रहता है, सपोज करिए जो कोई भी बॉक्स, जब तक आप इतना फोर्स उस पर नहीं लगाते हो कि वह मोशन में आ जाए, तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत है। और जब वो मोशन में आ जाएगा तब वो बॉक्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप फोर्स फ्रॉम जब वो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कर रहे होंगे तब आपको ज़्यादा लगेगा, और यही आप कोई भी चलते हुए ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं तब वही चलते हुए बॉक्स में, सपोज कर लीजिए कि आपके भाई ने उस बॉक्स को स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ला दिया। अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में है। अब उसने बोला कि आप इसे और थोड़ी दूर ले जाइए। अभी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ही आप उसे जब फोर्स लगाते हो तो आपको कम फोर्स लगाने को देखने को मिलेगा, कि आप जब स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा लगा रहे थे और यहाँ पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लिटिल कम, ये नहीं जो बहुत कम, ओके, थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा। तो इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कुछ ज़्यादा ही है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, तो देखिए, वी कैन से दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस स्टार्ट ओनली व्हेन द इंटरलॉकिंग बिटवीन देयर इरेगुलरिटीज अप एंड डाउन हैव बीन अनलॉक्ड। जैसा कि हमने लॉक्ड पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है, कोई भी बॉल हमारा क्यों रुक जाता है आफ्टर सम कवरिंग सम डिस्टेंस, कोई भी साइकिल क्यों रुक जाता है। ओके, यह इसलिए रुकता है क्योंकि कुछ सरफेस पे अब वो इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। इंटरलॉक्ड मतलब क्या, एक दूसरे से बंध जाते हैं। उस बंधने के कारण जो है हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कब करेगा, फिर जब उस लॉक को हम तोड़ देंगे। ओके, तो उस लॉक को जब हम तोड़ देंगे, अनलॉक कर देंगे। वंस मोशन स्टार्ट द irregularities act as obstructions against their relative motions. They are not interlocked now. In other words, once the motion starts, the contact point on the surface do not get enough time to lock into the contact point of the other surface. कहा गया है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को सपोज कर लीजिए एक बॉक्स को हम अपने फ्लोर पे मोशन में ला रहे हैं, अब वो मोशन में आ गया, तब अब जब तक आप उस पर मोशन लगा रहे हो तब तक उसका लॉक होना एक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसे एक इनफ टाइम नहीं मिल पाता है लॉक्ड होने के लिए। उसे एक इनफ टाइम चाहिए कोई भी पॉइंट पे लॉक्ड होने के लिए, जो कि उसे नहीं मिल पाता है आपके फोर्स लगाने के कारण। यही बात कही गई है। Thus, it is easier to keep on moving an object when it is really in motion than to start it from rest. इसलिए जो है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट में हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम उसे रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं तब हमें उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और यही अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ही फोर्स लगाना चालू करते हैं तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर समझाई गई है, जो कि आप अब समझ सकते हो। ओके, अब देखते हैं आगे जो हमारा है वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमारा। तो जी, रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों में। रोलिंग फ्रिक्शन कुछ और आ जाता है। चलिए समझते हैं रोलिंग फ्रिक्शन हमारा क्या होता है। अब वी ऑफन सी ऑन अ बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड एयरपोर्ट that even small children are able to carry along their suitcase easily if they are fitted with a wheels. Why it is so? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने खुद किया होगा, जब भी आप कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे या बस के प्लेटफॉर्म पे जाते हो या एयरपोर्ट पे, तब चाहे कितना भी बड़ा सूटकेस हो आपके हाइट से या आपके वजन से,
अगर उसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, चक्के लगे हुए हैं, तो आप आसानी से उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हो। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? उस चक्के में ऐसा क्या आ गया कि अगर उतना ही बड़ा सूटकेस आपको दे दिया जाए वही सेम प्लेटफॉर्म पे, और बस उसमें व्हील ना लगे, तब आपको उसमें कठिनाई होगी उसे मूव करने में, या आप कर भी नहीं पाओगे। अगर उसी में दो चक्के लगा दिए जाए तो आप उसे आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हो। तो ऐसा क्या महत्व है उस चक्के का, हम आगे जानेंगे। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है जो कि एक्टिविटी 4 से रिलेटेड है। उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे बस एक पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे कितने सारे पेंसिल इस बॉक्स के नीचे है, और वहाँ पे बॉक्स के नीचे एक भी पेंसिल नहीं थे, वो बस डेस्क पे था। तो कहा गया है कि इसमें इसमें आपको वो समरी में बता देता हूँ इसमें क्या है। तो इसी में यह कहा गया है कि जब वो बॉक्स हमारा पेंसिल पे नहीं था, बस वो बेंच के सरफेस पे था, तब कुछ हमें ज़्यादा मार्कर लगे थे उसे इस पेंसिल के तरफ खींचने के लिए, कुछ ज़्यादा मार्कर। बट अगर यही हम यहाँ पे कुछ पेंसिल लगा इसके नीचे रख दें, तो हमें उसके कंपेयर में अगर हम कुछ इसके अगर वहाँ पे हमें 20 मार्बल लग रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम 5 मार्बल ही दें, तो जो हमारा यह बॉक्स ये आगे मूव करना चालू कर देगा। तो इसमें भी हमारा क्या है, क्या यहाँ पे भी कुछ इस बॉक्स के नीचे कुछ सर्कल टाइप का, कुछ हमारा रोल ऐसे कर पेंसिल टाइप का एक बॉल टाइप का बन रहा है। ओके, तो ये बॉल का भाई फंक्शन क्या है, इसे जानना हमें ज़रूरी है। चलिए, वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ मच ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड टू अ body over a given surface. On a railway platform or a bus stop, we often notice that small children can easily pull a suitcase fitted with wheels. It is because of the reduced friction associated with rolling that makes it easy for the child to pull along the suitcase. तो कहा गया है, देखिए मैं बता रहा हूँ रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है। कहा गया सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जितना फ्रिक्शन लगता है उससे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है। तो देखिए, जितना फ्रिक्शन कम उतना फोर्स भी कम लगेगा उसे मूव करने में, जितना फ्रिक्शन ज़्यादा उतना उसे मूव करने में भी फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जैसा कि हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हमारा ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो हमें फोर्स भी हमें ज़्यादा लगाने पड़ रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर थोड़ा कम फ्रिक्शन लग रहा है तो हमें फोर्स भी थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे कहा गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा रोलिंग फ्रिक्शन से भी कम है, मीन्स सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जाहिर सी बात है हमें फिक्स फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। अब फोर्स क्यों कम लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होता है। अब फ्रिक्शन कम क्यों होता है, चलिए इस बात को समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई हमारा, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, आप डेस्क पे पढ़ते हो या घर में ही पढ़ते हो, कोई टेबल पे पढ़ते हो, एक आप रबर ले ले इरेजर स्क्वायर टाइप का या क्यूबाइडल टाइप का, और एक आप बॉल ले ले छोटा सा या बड़ा सा ही बॉल ले ले जिससे आप खेलते हो क्रिकेट। अब उस दोनों को आप रखो यहाँ पे, सपोज कर लीजिए अगर हमारा रबर है तो यहाँ पे आप बॉल रख लो, दोनों में एक चुटकी से फोर्स लगाओ। मीन्स आप जो है एक उंगली से ही एक को एक बार पुश करो ऐसे, और दूसरे को बॉल को भी एक बार ऐसे करो, फोर्स लगाओ। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि बॉल आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। बॉल आपका ज़्यादा डिस्टेंस इसलिए कवर करेगा क्योंकि उसका जो सरफेस है, बॉल का जो सरफेस है टेबल से, वो कम कांटेक्ट में है। आप देख पा रहे हो, अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो प्रेजेंट में या बाद में करोगे लेक्चर के बाद, तो आप देखिएगा कि अगर आप बॉल को टेबल पे रखते हो और इरेजर को, तो इरेजर का जितना बड़ा बॉडी है उसके कंपेयर में वो आप देखिएगा कि उसका नीचे वाला पार्ट पूरा टेबल पे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है या पूरे कांटेक्ट में है। बट आपका जो बॉल है वो, सपोज कर लीजिए इतना बड़ा अगर बॉल है तो उसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा कुछ इतना ही रहेगा। और वही अगर इरेजर का देखा जाए तो वो कुछ इतना रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे ज़्यादा लेटा हुआ है, वो अपना बॉडी अगर ज़्यादा फैलाया हुआ है, मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ ऐसा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शरीर ज़्यादा फैलाया हुआ है उस धरती पे, तो उससे फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। वही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शरीर को कम फैलाया हुआ है तब उसको फ्रिक्शन कम लगेगा। ओके, तो यही बात है। अब जो है हमारा आगे समझते हैं क्या होता है। इट इज़ ईजी टू अप्रिशिएट वी वाई लेवर्स पर प्रिफेयर प्लेसिंग लोगोज
under heavy machines objects while moving them from one place to another place। ना कि सिर्फ लेबर, आप देख रहे होंगे आजकल, आजकल क्या, पहले ही से जितने सारे हमारे व्हीकल्स हैं जितने सारे, उन सब में ये हमारे गोल चक्के ही होते हैं। गोल चक्के क्यों होते हैं? क्योंकि अगर गोल चक्का है हमारा, तो आप देख पा रहे होंगे कि उस चक्का जो है वो जो रोड से कनेक्ट रहता है काफ़ी कम मात्रा में, उसका जो एरिया रहता है वो चक्का, वो काफ़ी कम मात्रा में कनेक्ट रहता है रोड से, जिसके कारण उसमें फ्रिक्शन भी कम लगता है। यही अगर स्क्वायर आप बोलेगा क्यूबाइडल अगर हमारा व्हील रहता, तो क्यूबाइडल व्हील रहता, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहाँ पे हमारा जो रहता चक्का का जो नीचे वाला सरफेस वो रोड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहता ऐसे। और यही जो हमारा अगर सर्कुलर व्हील है तो वो कुछ बस इतना कनेक्ट है। तो यही हमारा जितना कम सरफेस एरिया कनेक्ट रहेगा अगर सरफेस से, उतना कम फ्रिक्शन हमारा लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे। अब रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इट इज मच लेस देन द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जैसा कि रोलिंग फ्रिक्शन से ही आप समझ सकते हो कि रोल, तो रोलिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रोल करना चालू कर दे, उस पे जो है गुरकना चालू कर दे। ओके, कहा गया है रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होगा ही। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक पॉइंट दे, एक हमारा लाइन दे दिया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्स स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करता है, उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन है हमारा सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, और अगर आप देख पा रहे होंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन उस जगह पे नहीं है तो कितने सारे डिफिकल्टीज सामने करना पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। विल और रिवॉल्यूटरी इन्वेंशन, the realizations that rolling friction is much less than sliding friction lead men to invent the wheel। अब व्हील सर्कुलर ही क्यों हमारा ए, रहता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन किस में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो जितना कम फ्रिक्शन उतना अच्छा वो चलने में हमें मदद करेगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए इसी कारण जो हमारे व्हील्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं इन शेप। द व्हील्स हैज़ बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्रीज ऑफ मैनकाइंड। ये जो हमारे व्हील होते हैं, ये आप जैसे कि आप अपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि पिक्चर देखा होगा, डीएवी का बुक के बारे में बता रहा हूँ, कि वहाँ पे अर्ली मैन ही जो है हमारा वो सर्कुलर व्हील, पहले क्यूबाइडल फिर ऐसे फिर क्यूब, फिर ऐसे ही करके वो सर्कल करना चालू कर दिए। पहले हमारा उनका जो था वो क्यूबाइडल टाइप का था, फिर धीरे 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 वो सर्कल पे आ गए, सर्कल इन शेप। ओके, अब देखिए द व्हील हैज़ बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ मच easier to cart a heavy load put on a trolley with wheels than to push it। Wheels are used extensively in daily lives of for transportations। They save labors and energy to great extents। This is because of the very much reduced frictions associated with rolling। कहा गया है कि आप कि एक बड़ा सा ऐसे क्यूब टाइप का बॉक्स ले लो, उसमें 10 ईंटें रख दो। अब आपको बोल रहे हैं उसको मूव करने के लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब आपको ज़्यादा कठिनाई होगी कंपेयर टू जब आप अगर इसी में 2 चक्के लगा दें या कुछ चक्के लगा दें जिसके कारण बैलेंस इसका बना हो। अगर अब आपको कर रहा है मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, अब यहाँ पे आपको कठिनाई कम करना सामना करना पड़ेगा, और बोले तो एक तरह से बहुत ही कम कंपेयर टू जब आप इस बॉक्स में व्हील नहीं लगा हुआ था इससे। अब देखिए ये क्या है हमारा, डू यू नो, इससे आप समझ सकते हो कि कितना हेल्प करता है हमें रोलिंग फ्रिक्शन। प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स रोल विदाउट स्लाइडिंग since rolling friction is less than the sliding friction, therefore there is less dispensions the energy against frictions, hence proper inflated tires save fuel। कहा गया है कि आप देख रहे होंगे कि जब भी हमारा कोई भी गाड़ी में, या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसके चक्के में अगर एयर हमारा अच्छे से फिल नहीं है जितना उसमें रहना चाहिए था, तब वो गाड़ी हमारा थोड़ा धीरे चलता है। धीरे कारण चलने का कारण इसलिए है क्योंकि जब वो उसमें हमारा फुल एयर टाइट रहता है तो उसमें फ्रिक्शन जो है उसका सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, छोटा होने के कारण फ्रिक्शन कम लगेगा। ओके, यही अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ओके, और फ्रिक्शन अननेसेसरी इवेंट, देखिए फ्रिक्शन हमारा कैसे डेली लाइफ में काम आते हैं।
Frictions plays a very important roles in our daily life. Many of our daily activities depend on the presence of frictional force. In some cases, friction is useful and necessary. In other cases, friction causes a wastage of energy and damage moving parts of machinery, etc. It is therefore harmful and evil on इन सच सिचुएशंस। तो फ्रिक्शन हमारा एक नेसेसरी वर्ब भी है, कहीं पे हमें मदद भी कर देता है, कहीं पे हमें उसके कारण काफ़ी सारे एनर्जी वेस्ट करने पड़ते हैं और काफ़ी हमारे कॉस्ट भी कभी कभी वेस्ट होते हैं। अब देखिए नेसेसिटी, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है। सबसे पहला है हमारा वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अब आप सोच में पड़ जाएंगी कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, अब हम चलते हैं उसमें फ्रिक्शन हमें कैसे मदद करता है। काफ़ी असमंजस ये बात हमें डाल देता है। तो चलिए इस असमंजस को आज ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। इट इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट शूज दैट इनेबल अस टू वॉक। अब आपको चलने के पीछे का कारण क्या है? आप अगर जूता पहनते हो, चप्पल या खाली पैर पे, तो फ्रिक्शन तब हमारा, मैंने जैसा कि आपको बोला था, दो सरफेस कांटेक्ट में रहता है तभी फ्रिक्शन हमारा होता है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक सरफेस है उस पर फ्रिक्शन लग रहे हो, नहीं, दो सरफेस जब तक कांटेक्ट में रहेंगे तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा नहीं लगेगा। ओके, तो कहा गया है कि जब आप चलते हो तो पैर आपका तो ज़मीन पे ही रहता है और धरती पे रहता है। तो हमारा कांटेक्ट में क्या क्या है? हमारा पैर है किसके कांटेक्ट में? सरफेस जिस पे हम चल रहे हो। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमारा कांटेक्ट में आ रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा। तो इसी फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हैं। और आगे ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। Our feet is in the backward direction action. Okay, friction can provide the forward reaction and make us move forward. देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पर्सन हमारा चल पा रहा है। तो कहा गया है जब आप आगे चल रहे हो, सपोज कर लीजिए आगे का यह कदम है हमारा। ओके, ये कोई शूज पहना हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पे आगे चल रहे हो तो फ्रिक्शन ऐसे देगा। जैसा कि मैंने बोला था, आप ऐसे चल रहे हो तो फ्रिक्शन कैसा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा। तो इसी बैलेंस के कारण हम चल पाते हैं। ओके, कुछ खास नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। आप देखिए इस मैन को, जैसे कि ये ऐसे चल रहा है आगे, तो फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड इधर ठेलेगा, ये आगे ठेलेगा, तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन इक्वल हो जाएगा, जो कि आपने क्लास 9 में अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ के कारण भी। ओके, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड वर absent इट वुड बी नॉट पॉसिबल टू वॉक। ये अगर फ्रिक्शन हमारे इस ग्राउंड और पैर के बीच में नहीं हो तो हम नहीं चल पाएंगे। हैव यू ट्राइड वॉकिंग ऑन अ वेट स्मूथ फ्लोर और एक मिनट, हैव यू ट्राइड वॉकिंग ऑन अ वेट स्मूथ फ्लोर और एन ऑयली फ्लोर? क्या आपने कभी ऐसा फर्श पे चला है, ऐसा फ्लोर पे चला है जहाँ पे पानी बहुत सारे गिरे हो और या कोई भी ऑयल, तेल, तो तब आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, वाई डू वी टेंड टू स्लीप ऑन द वेट ऑयली फ्लोर? ऐसा क्यों होता है कि जब हम उस पर चलते हैं तो हमें स्लिप होने का चांस रहता है। द वाटर ऑयल ऑन द फ्लोर प्रोवाइड अ थिन लेयर ऑफ बिटवीन आवर फीट एंड द फ्लोर, this decrease frictions between our feet, shoes and the ground. Our feet are then no longer able to grip the floor firmly and push it backward. We therefore tend to slip. तो तब हम इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि ये हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में एक लेयर बन जाता है। वह लेयर हमारा वाटर या ऑयल का रहता है। अब उस लेयर के कारण जो है हमारा, अब जो उसमें अच्छे से फ्रिक्शन लगता है वो ग्रिप अब हमारा नहीं बैठ पाता है। अब उस ग्रिप के बैठने के ना कारण हमारा जो है पैर वो स्लिप हो जाता है। उस पैर स्लिप होने के कारण हम गिर जाते हैं या फिसल जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि हम, आप जैसे प्रैक्टिकली अभी कर भी सकते हो, आप आगे चल रहे हो, तो आप जब आगे चल रहे हो तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि अगर आप आगे चल रहे हो तो फ्रिक्शन आपके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ऑलवेज। आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन आपको बैकवर्ड में ठेलेगा। तो इसी के कारण जो है हमारा, इसी के कारण हम चल पाते हैं और हमारा जो यह बैलेंस बना रहता है। यही कोई ऑयली लेयर बीच में आ जाए
तब हमारा ये ग्रिप अच्छे से बैठ नहीं पाता है दोनों सरफेस के बीच में, जिसके कारण हम नहीं चल पाते हैं। ओके, अब आगे देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। फॉर लोअरिंग, फॉर रोलिंग, the friction between the tires, wheels and the roads is necessary for vehicles to move safely. आप देखिए कोई भी चीज़ में ग्रिप रहना ज़रूरी है। ग्रिप रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रफ बनाता है। अब यहाँ पे हमें ग्रिप की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमें ग्रिप की ज़रूरत नहीं है। ग्रिप नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे अपने काम नहीं कर पाएंगे। अपना काम मतलब क्या, आप देख रहे होंगे कि कोई भी हमारा व्हीकल्स होता है उसमें क्या रहता है, वो उसमें व्हील्स रहता है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्हील्स होता है तो उसमें ग्रिप रहता है। आप एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे होंगे सीएट का, एमआरएफ का, क्या इसमें एक अच्छे से ग्रिप बनाया हुआ रहता है। उस ग्रिप के कारण ही जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रोड पे चल पाता है और जहाँ हम ब्रेक चाहते हैं वहाँ पर ब्रेक पे पा जाते हैं। अगर यही ग्रिप नहीं रहा तो ब्रेक हमको चाहिए 1 मीटर के अंदर और ब्रेक हमारा 10 मीटर के अंदर लगेगा, तो इन दिस केस एक्सीडेंट होने का चांस है। ओके, तो इसलिए जो हमारा फ्रिक्शन और ग्रिप भी रहना ज़रूरी है व्हीकल्स के टायर में। ओके, if there were no friction, the tires of vehicles will go on spinning at the same place and will not move forward at all. अगर ये हमारा फ्रिक्शन नहीं रहा या ग्रिप नहीं रहा तो हम व्हीकल्स मूव ही करना नहीं, व्हीकल्स हम जो है हमारा वो मूव ही नहीं कर पाएगा। देखिए इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कोई बोला था, यही आपको अगर क्यूब क्यूब व्हील दे दे, क्यूब व्हील दे दे तो क्या आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा? कितने सारे एनर्जी लॉस होंगे। ओके, तो इसी कारण रोलिंग जो है रोलिंग व्हील्स को सर्कुलर शेप में बनाता है। अब देखिए रोल कौन करेगा? जो सर्कुलर शेप में रहेगा। ओके, इससे आप समझ सकते हो। अब देखिए, इफ फ्रिक्शन बिकम लेस देन ए स्पेसिफिक वैल्यू द व्हील टायर्स कैन लॉस देयर ग्रिप ऑन द रोड, द व्हीकल्स में बी स्काइड और टर्न। ये अगर ग्रिप हमारा कम रहेगा तो व्हीकल्स जो है हमारा वो स्काइड या स्लिप कर सकता है। ओके, देखिए थर्ड क्या है, परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज। अब इसमें किस तरह से हमें फ्रिक्शन हेल्प करता है। कैन यू इमेजिन बीइंग अवेल टू राइट एट ऑल इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन? क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपके पास आप लिख रहे हो, इसमें भी फ्रिक्शन का काफ़ी यूजफुल है। अगर आप फ्रिक्शन हमारा नहीं रहता तो हम आप लिख नहीं पाते, आपका जो हाथ है वो स्लिप कर जाता। किस तरह, आप समझिए, आप जब लिखते हो तो पेंसिल पकड़ते हो अपने हाथों से, वहाँ पे एक हमारा फ्रिक्शन यूज़ करता है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारा यह हो गया कि आप उस कॉपी पे लिखते हो। अब उस कॉपी और पेन की लीड में अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं रहता तो वहाँ पे हम लिख अच्छे से नहीं पाते जो हम चाहते हैं। तो इस तरह से जब आप लिखते भी हो तब भी आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, whenever we write with a pen or a pencil on paper or with chalk on a blackboard, it is the frictions that hold the ink chalk's particles and make them stick on the to the rough surface of paper or blackboard. देखिए जैसा कि मैंने बोला था, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में तो स्मूथ लगेगा पर उसमें काफ़ी सारी रफनेस होती है। तो जिस तरह से आपको पेपर भी अगर देखने में रफ स्मूथ लग रही हो लेकिन उसमें भी रफनेस काफ़ी सारी होती हैं, काफ़ी सारी। तो वही रफनेस जो हमारा वहाँ पर लॉक करता है और हमें लिखने में मदद करता है। तो इसी तरह से हमारा फ्रिक्शन जो है हमारे आप समझ गए होंगे डे टू डे एक्टिविटी में। अब यहीं से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। आप कोई भी नमक का डब्बा ला रहे हो, कोई भी बॉल फेंक रहे हो, कोई बैट पकड़ रहे हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही हमें मदद करता है उस चीज़ को पकड़ने में। ओके, अब जो है वी ऑल्सो नाउ फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस डैट इट इज़ ईजियर टू होल्ड एन अर्थन पॉट और ए पेपर ग्लास देन टू होल्ड ए स्मूथ ग्लास टम्बलर। अब आपको एक गिलास, एक पानी का एक एक गिलास में दे, एक शीशे का कांच में दे, और एक आपको आपने घड़ा देखा होगा, ओके, उसमें दे। तो दोनों में आपको रफनेस पहले किस में लगेगा? ज़्यादा ज़्यादा रफनेस आपको लगेगा उस पॉट में। उस पॉट में रफनेस होने के कारण ज़्यादा आप उससे आसानी से पकड़ सकते हो। आप स्लिप होने का चांस काफ़ी कम रहेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको एग्जाम में अगर इस तरह से काफ़ी अगर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है टेढ़े मेढ़े से, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो।
Why is it so? It is frictions which enables us to hold things safely in our hands. Frictions also enables us to keep things along a slope. Imagines everything's hurtling down hills and mountains if there were no friction. अब यह क्या है? यह हमें किस में मदद, तो फ्रिक्शन जो है, जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा उसे हमें होल्ड करने में आसानी होगा। अब देखिए फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता? अब पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे काफ़ी सारी चीज़ होते हैं, बर्फ़ भी होते हैं, मिट्टी भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। तो कहता है अगर इन सभी में फ्रिक्शन हमारा नहीं होता, फ्रिक्शन अगर इन सभी के बीच में नहीं होता तो पहाड़ पे जितने भी सारी चीज़ें वो सभी तो नीचे गिर आते ना। हाँ, तो इसलिए फ्रिक्शन हमारा काफ़ी सारे तरह से यहाँ पे एक यूज़फुल है। अब देखिए वी वुड नॉट बी अवेल टू फिक्स अ नेल स्क्रू on the wall, wood, or tie a knot or light a matchsticks had there been no friction between the surface. आप कोई इस ऑब्जेक्ट को कोई भी सरफेस पे कील कांटी नहीं मार सकते, स्क्रू नहीं लगा सकते, मैच स्टिक नहीं जला सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन का यूज होता है। और फ्रिक्शन हमारा नहीं होता इन सभी को बीच, तो आप ये सभी काम नहीं कर पाते, आप मैच स्टिक को नहीं जला पाते। ओके, तो जब आप मैच स्टिक जलाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे फ्रिक्शन के कारण हमारा गर्माहट पैदा होता है, जिसके कारण उस माचिस के तिल्ली में आग हमारा लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्रिक्शन हमारा काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। अब देखिए फ्रिक्शन एंड इविल का मतलब फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमें नुकसान देता है, चलिए समझते हैं। We know now that friction is needed for so many activities in our daily life. However, it has been disadvantageous too and is unwanted in certain situations. Let us now look at some situations where friction is not desirable. अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है बट वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। फर्स्ट, फ्रिक्शन consume a substantial parts of the useful energy available to us. As friction suppose any relative motion between two surfaces in contact, some of the force energy applied to the moving object is wasted in overcoming friction. अब देखिए कोई कोई ऑब्जेक्ट का शेप ही ऐसा रहता है तो वहाँ पे हमें फोर्स एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का ना कि शेप, यहाँ पे फ्रिक्शन भी कुछ कारण हमारा ज़्यादा लगता है, उसी कारण जो फ्रिक्शन अगर हमारा ज़्यादा लगता है जिस कारण हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, फोर्स ज़्यादा लगाने का मतलब हमें एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारा एनर्जी काफ़ी सारा वेस्ट होता है अपने काम को करने के लिए। आप समझ सकते हो कुछ इस तरह, एक वही आपको एक स्क्वायर शेप में मीन्स क्यूब शेप में या क्यूबाइडल शेप में एक व्हील दे दे, एक चक्का दे दे, और आपको एक स्पेयर टाइप में चक्का दे दे, दोनों को बोलेगा आपको मूव करने के लिए 10 मीटर। दो दोस्त हैं, एक राम एक श्याम। एक राम को दे दिया क्यूबाइडल वाला, श्याम को दे दिया क्या, श्याम को दे दिया स्पेयर वाला। तो कौन जल्दी 10 मीटर हमारा कवर कर लेगा? तो 10 मीटर जो कवर करेगा हमारा वो श्याम है। श्याम इसलिए जल्दी कवर कर लेगा क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वह ग्राउंड से कम कांटेक्ट में है, उसका दोनों का सरफेस कांटेक्ट में कम है। इसी कारण जो है हमारा स्पेयर ज़्यादा जल्दी अपने स्थान पे चला जाएगा। अब राम जो है, राम भी तो चला जाएगा पर उसे काफ़ी समय लगेंगे और काफ़ी सारे एनर्जी लगेंगे उस 10 मीटर को कवर करने में। तो काफ़ी सारी एनर्जी, तो उसके उसी काम अगर वही हमारा स्पेयर व्हील था तो कितना जल्दी हो गया, वही अगर क्यूबाइडर व्हील होता तो हमारा कितना ही एनर्जी वेस्ट होता। अब देखिए सेकेंड क्या है, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर्स ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स। वी मस्ट हैव सीन that worn out steps of foot over bridge at railway stations or worn out soles of old shoes. Have you ever thought about the cause of these observations? It is the frictions which wears out surface rubbing against each other. For these very reasons, the moving parts of old machines need replacement. अब आपके चप्पल टूट जाते हैं, आपके जूते टूट जाते हैं, तो वो क्यों टूट जाते हैं? तो टूटने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप चलते हो तो नए-नए में एहसास तो नहीं होता है, बट उस जूते को पता चलता है कि मैं कितना ज़्यादा फ्रिक्शन सह रहा हूँ। तो वही जब फ्रिक्शन हमारा, अब जूता आपका 2-3 साल में क्यों फटता है? तो अब इतना जल्दी भी नहीं है कि फ्रिक्शन उसे तुरंत डैमेज कर देगा। धीरे, धीरे, धीरे करके उसे एक डैमेज के रूप में उसे तोड़ देता है, फाड़ देता है, चीर देता है। तो इसी कारण जो है हमारा वहाँ पे जो फ्रिक्शन है एक हमारा
एक इविल बन गया। हमारे एक महंगे से शूज़ को, महंगे से कोई भी मशीन्स को जो है इतना ज़्यादा फ्रिक्शन किया कि उसको डैमेज कर दिया। उस डैमेज होने के कारण हमें उसे रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, नए मशीन्स या नए शूज़ खरीदने पड़ते हैं। ओके, थर्ड है अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइज टू अ मशीन्स गेट वेस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी व्हाइल ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए कोई-कोई मशीन्स में हमारा फ्रिक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण गर्माहट पैदा होती है, गर्माहट पैदा होने के कारण काफ़ी सारे मशीन्स के पार्ट डैमेज हो सकने का चांस है या हो सकते हैं। तो इसी कारण जो हमारे यहाँ पे एक फ्रिक्शन है, एक इविल का काम कर रहा है। अब देखिए वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ surface it catches fires. Also when we vigorously rub our palms together for a few minutes they become warm. This is because friction leads to the production of heat. तो ऐसा क्यों होता है जब आप अपने दोनों हाथों को रफ करते हैं फॉर 30 मिनट, सॉरी फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, तो क्यों उसमें गर्माहट पैदा होती है। यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब आप हाथ अपना रब करते हो वहाँ पे एक फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होने के कारण वहाँ पे गर्माहट पैदा होती है। या एक ये ले लो इक्वेशन वन, दूसरा इक्वेशन ले लो, जब आप मैच स्टिक में जो उसका स्टिक होता है उसे रब करते हैं सरफेस पे उस मैच स्टिक के, तो वहाँ पे भी हमारा हीट प्रोड्यूस होने के कारण आग लगता है। तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण जो है हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, this is because friction lead to the production of heat. The energy required to overcome frictions is mainly converted into heat. While this is the welcome for warming up our palms on a winter morning, it becomes a problem between the moving parts of machines. Excessive heat produced due to the frictions can damage the moving parts of our machine. अब ठंडे में तो हमारे हाथों के लिए अच्छा है कि हम रफ किए तो हमें हमारा हाथ गर्म हो गया, बट यही मशीन्स के लिए नुकसान है। मशीन्स के लिए नुकसान इसलिए है क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण अब वो फ्रिक्शन है हमारा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हीट जब भी आएगा हमारा तो वहाँ पे काफ़ी सारे डैमेज होने का, मशीन्स के पार्ट का डैमेज होने का चांस है। ओके, अब देखिए आगे क्या है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।